Bismillahirrahmanirrahim. In the teachers training course, this is the sixth session that we are going to have. इससे पहले मैंने आप लोगों को भी मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए थे, आप लोगों ने भी उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दी हैं, म्यूचुअल टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की हैं, दैट वाज अप्रिशिएबल एंड आई एम श्योर कि उसको आपने नोट्स सबके पास वो अब शेयर हो चुके होंगे. So now today in the same series, sixth session that we are going to have is about the process and level of thinking. Process and level of thinking. Can somebody tell me what is the process of thinking? कैसे क्या होता है, क्या चीज है process? Process किस चीज को कहते हैं? सिलसिला, ठीक है, सोच. हाँ सर, हमारे पास कोई पॉइंट होता है या कोई हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसके रिलेटेड हमने सोचना होता है और उसके उस रिलेटेड से उस टॉपिक से रिलेटेड हमने ऑब्जर्व करना होता है और हमने प्रीवियस जो नॉलेज है उससे अपना नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी है. सर एक मफरूजा है, उसके बाद उसके अंदर वो सोचते हैं, मुशाहिदा है, मुशाहिदे के बाद फिर हमारी ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदा, उसके बाद एक सोच बन जाती है, एक थीसिस या एक अकीदा बन. Right, you are generally on the same line. That's right. So हम इसको इसकी एक इसका पिरामिड बनाने की कोशिश करते हैं to understand it in a better way. That is known as Bloom's taxonomy. ये Bloom's taxonomy ब्लूम ने एक बताया कि किस तरीके से हम सोचने के मुख्तलिफ दर्जे या लेवल्स देख सकते हैं और उन दर्जों के ऊपर हम बात करेंगे. और उससे सबसे पहले बेस जो है ना, जो फाउंडेशन है उस पिरामिड की, वो क्या है? नॉलेज. नजर आ रहा है? सबसे पहले नॉलेज. अगर हमें नॉलेज किसी चीज के बारे में होगा तो फिर हमारी आगे कोई बातचीत हो सकेगी ना, कोई सोच हो सकेगी ना. अगर फर्ज किया एटॉमिक के बारे में, एटम के बारे में कोई नॉलेज होगा तो हम उसके बारे में सोच बात विचार कर सकेंगे. सो बेस, हर चीज का बेस नॉलेज है. ये आपको मैं इसलिए ये वाला टॉपिक मैंने चुना है आज के लिए, क्योंकि आई वांटेड कि अभी हमारा नया सेशन शुरू होने वाला है, तो आपने हम बच्चों को सोच के मुख्तलिफ तरीके सिखाने हैं. वी आर नॉट कंसर्न्ड हियर कि उनको हम सिर्फ रट्टा लगा दें, बातें बता दें और वो बस करें. नहीं, वी हैव टू टेल देम हाउ टू थिंक. कैसे सोचें, क्या सोचे नहीं, कैसे सोचे, और आगे से आगे उनके जो ज़हन की फैकल्टीज को हमने पॉलिश करना है, उसको हमने इग्नाइट करना है, हमने उसको चिंगारी लगानी है कि वो नई से नई बात सोचें. क्या पता इन्हीं के बीच में कोई न्यूटन बैठा हो, क्या पता इनके बीच में कोई ऐसा आलम बैठा हो जो बाद में सोचेगा और नई से नई चीजों का पता लगाएगा, कोई इन्वेंशन करे, कोई डिस्कवरी करे. बात समझा नहीं? तो कोई भी इसमें बैठा हुआ हो सकता है. सो इसलिए हमने उनको सोचने के ऊपर सिखाना है कि कैसे बेहतर से बेहतर सोचा जा सकता है. किसका फोन? अच्छा चलें, वेरी बैड. फोन को ऑफ करके रखा करें, राइट? इस तरह फिर जो है ना बीच में डिस्ट्रैक्शन होती है. हाँ, राइट. सो हमने उनको सिखाना है कि सोच हमने उनके अंदर सिखा दी ना, आप समझे कि आपने सब कुछ कर दिया, आपने उनको पीएचडी करा दिया. छोटे बच्चों में ये आपने, चाहे वो प्ले ग्रुप से का है, चाहे वो ग्रेड 10 का है, चाहे इंटरमीडिएट लेवल का है, उसको हमने सोचने के मुख्तलिफ तरीके सिखाने हैं. और ये मैंने कहा उसका बेस क्या है? नॉलेज. फिर जब नॉलेज है तो फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आती है कि उसको वो समझे. राइट? से उसने आसमान देख लिया, ये नॉलेज है कि आसमान है, ये जमीन है, लेकिन अब इसको समझने की जरूरत आएगी. राइट? उसमें हम एक एक पॉइंट पे बात डिटेल में करेंगे. फिर उसकी आ जाती है एप्लीकेशन. उस नॉलेज को जो हमने लिया, बच्चे को सिखाया, उसको समझे, और वो उसकी एप्लीकेशन, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसका एनालिसिस,
उसको उसका तज्जिया क्या करना है, देन इज द एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, सिंथेसाइज करना है, और फिर इसकी एवेल्यूएशन है। अगर इन तरीकों के साथ वो ऊपर जाएगा तो वो इंशाल्लाह कल को आपका भी नाम रोशन करेगा, इस मुल्क का भी नाम रोशन करेगा, क्योंकि उसको सोचने के तरीके आ चुके होंगे, वो सोचना शुरू कर जाएगा, नए से नई चीज सोचेगा, कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन, कोई आलम बनेगा, कुछ ऐसी चीज। सो हमने इनके ऊपर करना है। ओके, नाउ वी गेट ऑन टू द फर्स्ट, द बेस, द फाउंडेशन ऑफ द पिरामिड, ठीक है। लेकिन पहले उससे मैं आपको ये बता दूं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहले ये है, हाँ जी, कैन एनीवन रीड? यस, हाँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पिरामिड डिपिक्ट्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंकिंग वी यूज व्हेन लर्निंग। सो जब हम सीख रहे हैं किसी चीज को तो ये लेवल्स हैं, ये वाले हमने इसी तरतीब में जाना है। क्या है? ईच लेवल बिल्ड्स ऑन द फाउंडेशन दैट प्रीसीड्स इट। क्या मतलब है? हाँ, जो पहला लेवल है, जब तक वो नहीं आप क्रॉस करेंगे या वो नहीं समझ पाएंगे, दूसरा नहीं पा सकेंगे। दूसरे को कर लेंगे, फिर तीसरे पे, तीसरे को कर लेंगे, चौथे पे, पांचवे को। सो पहला इंपॉर्टेंट है दूसरे के लिए, दूसरा इंपॉर्टेंट है तीसरे के लिए, तीसरा इंपॉर्टेंट है चौथे के लिए, चौथा इंपॉर्टेंट है पांचवे के लिए। सो ये एक होगा। और इसमें वी लर्न द लोअर लेवल्स बिफोर वी कैन इफेक्टिवली यूज द स्किल्स अबव, राइट? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज थिंकिंग। अब मुझे बताएं क्या थिंकिंग है, व्हाट इज थिंकिंग, क्या है सोच? क्या अपने अल्फाज में बोले। देखिए आप माशाल्लाह सब ने MSc MA किया हुआ है, इतने आप पढ़े लिखे हैं, हम गो के बेस से बात कर रहे हैं, तो बताएं थिंकिंग, व्हाट इज द थिंकिंग, इसको कैसे आप कहते हैं? सोच सारे ख्यालात हैं जो इंसान के जहन में आते हैं। ओके, तो वो जो चीज आप गोल्स आपके हैं, अगर आप गोल्स रखते हैं वो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। सो कोई भी ख्यालात जो आपके जहन में आ रहे हैं, ओके, और कोई पॉइंट, जो भी ऑब्जर्वेशन है जो हम इधर उधर से लेते हैं, उसकी उससे लेके कोई हमारे जहन में सोच आती कोई है। सोच आती है। ओके, राइट, ठीक है। और हाँ, गिव योर यस, अटेम्प्ट इट। सोचें थिंकिंग। एनवायरनमेंट क्या आपको एनवायरनमेंट आपने देखे तो वहां से आपको कोई सोच आएगी, कोई चीज आप देखते हैं तो थिंकिंग शुरू होती है, राइट? Yes, sir. ओके, सो हमने जैसे कहा, इसका सबसे पहला क्या है? नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है चीजों का, बेसिकली इट्स लाइक अ वोकैबुलरी। अगर वो नहीं है तो आगे बात हम चला सकेंगे। ये क्या है? ग्लासेस है, ठीक है ना? ये वोकैबुलरी वाली बात आ जाती है, राइट? सो व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज बेसिकली, नॉलेज की जब तक हम बात भी करेंगे ना, तो इसको हम कहेंगे इट इज जस्ट मेमोराइजिंग वर्बैटिम इंफॉर्मेशन। इट्स अ टेबल। अब टेबल इट्स अ लैपटॉप। अब ये कैसे बनता है, क्या होता है, उसकी नहीं हम बात कर रहे, सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं। इट्स अ लैपटॉप, राइट? इट्स अ डायरी, अ बुक, राइट? ये हम पहला जो वर्बैटिम नॉलेज इंफॉर्मेशन है वो लेने की जरूरत है। ये स्काई है, ये क्या है, ये चेयर्स हैं, ये हम नॉलेज लेने का। ये क्या है? एरोप्लेन है, ये क्या है? रॉकेट है, ये क्या है? मिसाइल है, ये हम नॉलेज लेंगे। अब उसके बाद जैसे मैंने कहा, सो बीइंग एबल टू रिमेंबर बट नॉट नेसेसरली फुली अंडरस्टैंडिंग द मैटर। अगर आपको आ जाए वो बात ठीक है, लेकिन इट इज नॉट मस्ट कि आपको वो उसके पूरी उसकी सारा उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। उसके ऊपर हम बात करते हैं तो वो होती है उससे नेक्स्ट। वो क्या है? कंप्रीहेंशन। अब उसको हम कंप्रीहेंड करेंगे कि ये है क्या चीज। अगर आपको कोई चीज नजर आई है, उसको पहले तो कंप्रीहेंड करना है ना कि ये है क्या चीज, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। रीस्टेटिंग, अब इसको कैसे करेंगे? इन योर ओन वर्ड्स। क्या अगर आप कंप्रीहेंड कर लिया आपने, तो क्या आप अपने अल्फाज में उसको बयान कर सकते हैं? क्या उसको पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं? क्या उसको समराइज कर सकते हैं? क्या उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं दूसरे अल्फाज में? बात समझ आई कि नहीं?
तो दैट मीन्स कि आपने कॉम्प्रिहेंड कर लिया है और आपके बच्चों ने कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। अगर आप उनको एक बात बताते हैं, उनको आपने नॉलेज तो दे दिया, लेकिन आप उसको क्या वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, यानी उसको दूसरे अल्फाज में बयान कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी और अल्फाज में कह सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, तो फिर आप समझिए कि आप उसने दूसरा लेवल नीचे से अचीव कर लिया है। राइट? यस सर। ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे किसी शख्स के लिए भी, बच्चों के लिए पर्टिकुलरली। सो हम अगर कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, अब अगली कौन सी आ जाती है? इसकी एप्लीकेशन। अप्लाई करना। इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप अप्लाई करने का क्या है? यूजिंग द सेम इंफॉर्मेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर आपने एक चीज सीखी है, नॉलेज लिया है और उस नॉलेज को आपने कॉम्प्रिहेंड कर लिया, अगर तो सही समझ लिया है, अब आप इस काबिल होंगे कि आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। आप उसको अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकेंगे या उस तरह की कोई चीज कर सकेंगे। ट्रांसफरिंग एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल आइडियाज टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। आप में से सबको एटम बम बनाने का फॉर्मूला आता है, आप बड़ी बड़ी उसकी कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बनाने में कौन है? सो एप्लीकेशन में हम वी आर लैकिंग। जो मैं उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन हम उससे छोटे पे आ जाते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन, पानी की सफाई के, और उससे पीछे आ जाए कोई भी एक काम जो आपको आपने इवन राइटिंग एन ऐसे आपको सबने कर दिया कि अच्छा भी ऐसे कैसे लिखना है, इतनी लाइनें, या एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल, ये वो। अब जब लिखने वाली की बात आती है तो आप लिख सकते हैं, क्या उसके साथ का भी चीज को लिख सकते हैं? अगर एक आपको एप्लीकेशन में आ गई है, याद जो कराई है टीचर ने कि जी लीव फॉर एन इंपॉर्टेंट जॉब या सिक लीव, तो क्या अब इससे जरा सा हट के कोई चीज मांगने के लिए जरूरत हो जाए या कोई और सिचुएशन आ जाए, क्या आप अप्लाई करके वही वाला नॉलेज अप्लाई करके वो लिख सकते हैं एप्लीकेशन? मसलन कि जी हमें हमारे कमरों में लाइट कम है, वही नॉलेज यूज करके क्या आप अप्लाई करते हुए उसी नॉलेज को आप वो वाली एप्लीकेशन लिख सकते हैं? क्या उसी तरह के ऐसे लिख सकते हैं? आपने याद करवाया सुबह किससे आया, हेल्थ इज वेल्थ। क्या वो चीजें जो आपने याद कराई थी उसको उन्होंने समझा? तो आप अगर हेल्थ के ऊपर एक जनरल ऐसे आ जाए, क्या वो अप्लाई करके लिख सकेगा? अगर वो कर सकेगा, अभी अप्लाई कर सकेगा, तो यू आर सक्सेसफुल एज टीचर। अगर आपका स्टूडेंट उसको अप्लाई कर सकेगा, बी वेरी हैप्पी कि यस नाउ माय स्टूडेंट्स आर कैपेबल ऑफ एनफ कि वो कोई मुश्किल आएगी तो उसको रिजॉल्व भी कर लेंगे और उसको उसके साथ साथ मिलता हुआ अप्लाई भी कर सकेंगे। दे विल बी एबल टू ट्रांसफर द एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल आइडियाज इनटू अ practical situations, right? So identifying connections and relationships and how they apply, exactly वो चीज कभी भी नहीं होगी। नॉलेज कभी भी ऐसा नहीं होगा जो आप बुक में नॉलेज पढ़ें एग्जैक्टली वो सिचुएशन आए, उसके साथ साथ मिलती जुलती और कुछ बहुत ही मुख्तलिफ सिचुएशन आएंगी। अगर वो उस सीखे हुए नॉलेज को अप्लाई करके वो नई सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकता है, यू आर गुड टीचर, यू आर सक्सेसफुल कि आपने अपने स्टूडेंट को ये चीजें सिखा दी। सो अब अगला इसमें हमने इस टेक्सोनॉमी में देखा था, क्या था? एनालिसिस। एनालिसिस क्या कहते हैं? एनालिसिस उर्दू में तज्जिया। अब जो भी चीजें हैं उसका तज्जिया करना, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सेपरेट करना। जैसे इन्होंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री वाले वो कहेंगे उसके जो कंपोनेंट्स हैं एनालाइज जब करते हैं तो उनका अलग करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम है, ये क्लोराइड, ऐसे। इसी तरीके से सोच के सिलसिले में भी, दायरे के सिलसिले में भी, कोई और नॉलेज के सिलसिले में भी, अब उसकी जिसको आपने कॉम्प्रिहेंड किया था, जिसको आप अप्लाई करने के काबिल हो गए थे, उसको आप एनालाइज करना कि भाई इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या थे, इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं जिससे ये बना, ये
जब आप ये कर लेंगे तो आप और बहुत कुछ कर सकेंगे। मैं गो कि ये मिसाल शायद इतनी ना रेलेवेंट हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि मसलन हमारे पास कोई बाहर से चीज आ जाती है, कोई गैजेट आ जाता है, तो वो पहुंचता है मतीन साहब के पास, तो वो उसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज है, देखते हैं यार ये तो एक ट्रांसिस्टर है इसमें लगा हुआ, ओ दिस इज जस्ट बटन है, दिस इज अ जैक, दिस इज नथिंग यार, आई कैन डू दिस। वो वही उस तरह की चीजें लेते हैं, वो उससे भी बेहतर बना लेते हैं। सो उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। आपके पास एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ आता है, आप उसको एनालाइज करते हैं, कैसे, जब इसने क्या क्या चीजें इसमें यूज की हैं, कहां कहां से इसने सोर्स मटेरियल लिया है, कौन कौन सी बुक को लिया है, अच्छा इसने फिर और क्या किया है, इसने ऑब्जर्वेशन की है, कैसे की है, उसने वहां पे ग्राउंड पे गया है, वहां पे लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, उन सारी चीजों को मिला के उसने बनाया। अब आपको एनालिसिस जब आ गया, आपको ये पता लग गया इसने ऐसे किया, अब आपके पास भी ये बेस बन गई कि आप भी कर सकते हैं। आप उसने 10 के इंटरव्यू लिया था, आप 20 के ले सकते हैं। उसने डायरेक्ट इंटरव्यू लिया था, आप इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं। उसने 20 आर्टिकल पढ़े हैं या 10 बुक्स पढ़ी हैं, आप और भी कर सकते हैं। उसने शायद एक इरा से 18th सेंचुरी की बुक्स सिर्फ पढ़ी हैं, आप 16th सेंचुरी की भी बुक्स पढ़ सकते हैं। सो आपने एनालाइज किया, आप उससे बेहतर होने लगे। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, डिटरमाइन इट्स अरेंजमेंट, फिर उसे कैसे कैसे उसको जोड़ा। जैसे मैंने एक मिसाल दी कि आपको कोई गैजेट मिला, आपने देखा उसने कैसे जोड़ा, उसने यार ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ लगाया, इसने ट्रांसिस्टर था, ये तो यार बिल्कुल आम सा है, आप उसे बेहतर करें। सो उसको आपने अरेंजमेंट्स को देखा, फिर लॉजिक्स को देखा, लॉजिक, वजह, क्यों, इसकी जगह ये क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया। जैसे एक मैं कहूं कि आप लिखने के लिए पेन इस्तेमाल करते हैं, तो पेंसिल ही क्यों नहीं कर लेते, क्यों नहीं कर लेते, क्या जरूरत है इंक का, ये इतना आ गया, क्यों नहीं करते। अब लॉजिक आएगा कि यार हो सकता है एग्जाम में जब लिखा हो या वैसे कहीं और भी आपने लिखा हो, तो बाद दूसरा इरेज करके कुछ और कर दो उसको, हो सकता है ना। यार ये जो पीडीएफ फाइल ही क्यों बना देते हैं, जो वैसे क्यों नहीं करते रहते, अगेन यही लॉजिक है। सो हर चीज के अंदर कोई ना कोई लॉजिक है। अल्लाह ताला ने नमाजें की हमें टाइमिंग क्यों कर दी कि सुबह सवेरे उठो नमाज पढ़ो फजर की, और फिर जोर की इस टाइम पे, असर की, अब इसका लॉजिक ढूंढें आप, और आप देखेंगे हिकमत से भरी हुई चीज होगी, उसको समझेंगे कि अल्लाह क्या चाहता है, वो खालिक है। सो सितारे अपने अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं, वो इधर कोलाइड क्यों नहीं कर जाते, हमारे इर्द गिर्द सैटेलाइट्स घूम रहे हैं अर्थ के, या अर्थ इटसेल्फ इज रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग, अराउंड सन, क्यों नहीं कोलाइड कर जाता उससे, लॉजिक ढूंढने की। अगर इस्लामियात वाला टीचर शायद उसको ना पता हो, लेकिन फिजिक्स वाले को बताना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए इसका लॉजिक क्या है, ग्रेविटी क्या है, उसकी पुश पुल क्या है। सो हर चीज की लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें, उसकी रीजन ढूंढने की कोशिश करें, उसके दलाइल को पहचानने की कोशिश करें। वैसे किसी को बता देना, वो आप उसको नॉलेज तो दे देते हैं, अगर उसको लॉजिकली दलाइल के साथ नहीं समझाएंगे ना, उसके ज़हन में शकूक रहेंगे, वो हर वक्त ये सोचता रहेगा पता नहीं ये सही है या गलत है। इवन जो आपके मजहब के बारे में, मैं रिलीजियस टीचर से ये बात करता हूं कि उनको बच्चों को दलाइल के साथ बताएं, ऐसे ना कि अच्छा बस हो जाएगा और ऐसे सवाल नहीं करते हैं, ऐसा ना बोले। हमारा मजहब कोई ऐसे कहीं से लिया दिया नहीं है, उधारा बना हुआ नहीं है, ये खालिक का मजहब है, ये लॉजिकल मजहब है। सो उसके हिसाब से उनको समझाएं, क्यों सुबह की नमाज उस वक्त क्या दी गई, रोजों का क्यों क्या दिया गया। आप देखें ना अभी मेडिकल साइंस क्या कहती है उसके बारे में, डिटेल में आप जाएं, आपको खुद समझ आने लग जाएगी।
सो ये आपने अगर कर दिया, यू आर एन एक्सीलेंट टीचर। और इसके बाद अगली स्टेज थी, क्या थी? सिंथेसिस, राइट? सो सिंथेसाइज करें, कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ यूनिक प्रोडक्ट, इनोवेशन, नया आइडिया। अगर ये ऐसा तो ऐसे क्यों ना कर ले, ऐसे तो ऐसे क्यों ना, इनोवेशन, इमेजिनेशन, राइट? इनोवेशन समझते हैं कि नए से नई आइडिया, नए से नई सोचें, दैट इज द क्रिएटिविटी, दैट इज द क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी। अगर बच्चे को आप कहते हैं लिखने के लिए, चाहे ऐसे ही लिखने के लिए कहते हैं, उसने अगर खुद से कुछ लिखा है, उसको शाबाश दें, उसको ज्यादा इनकरेज करें। जो उसने बुक्स का या आप ही का दिया हुआ वही बेटर लिख दिया हुआ है, ओके गुड गुड, लेकिन अगर वो अपने पास से कुछ लिख देता है, इवन मॉर्निंग वॉक में वो लिखने लग जाता है कुछ अपने पास से, ओरिजिनलिटी के साथ, उसको एडमायर करें। सो इसी तरीके से आपने अगर नॉलेज ग्रेविटी का लिया है, नॉलेज आपने लिवर का लिया है, नॉलेज आपने साइंस का, मेडिकल साइंस का लिया है, अब उसके अंदर इमेजिनेशन उनको उसको आने दें, इनोवेशन आने दें, वो यूनिक चीज बना दे, कोई नया आइडिया बनाए, कोई नई सोच सोचे। और यही हमेशा बेस बनती है नई डिस्कवरीज के लिए, नई इन्वेंशंस के लिए। जिन लोगों ने कोई चीजें इन्वेंट की हैं, वो बेसिकली ये वो लोग थे जो आम लोगों की तरह नहीं सोचते थे। लोग उनको जनरली पागल कहने लग जाते हैं, वो ये क्या कहता है। आपको पता होगा अर्शिमीदेस ने जब वो पाया था, वो विदाउट क्लोथ्स ही केम आउट एंड शाउटेड पालिया पालिया। ऐसे लोग जो होते हैं। इसी तरीके से आप आइंस्टाइन को देखिए, उसको उसके वालिद ही कहते थे कि ये मेरे लिए निकम्मा बच्चा है, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन वो जो आइडियाज पेश कर रहा था, सोच रहा था, वो सोच रहा था कि मैं अल्लाह को पहुंचने का रास्ता ढूंढूं मैथमेटिकली। अब जब आम लोगों से बातें करते थे, कहते पागल आदमी। लेकिन उसने जब अपना आर्टिकल जो पब्लिश किए 2-3, तो उसके उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी जो हमअसर थे साइंसदान, उन्होंने कहा ये कौन है भाई, ये तो सारी चीजों को चैलेंज मतलब गलत कह रहा है और ये अपने आप को क्या समझता है। उन्होंने कहा किसी ने कहा नहीं सब ऐसे कोई दिमाग से कोई ऐसे ही है, उसको नहीं कोई। लेकिन वो 2 साल तक उसी के कंटेम्प्रेरी लोग उसके दिए हुए पॉइंट्स को सोचते रहे, उसको टेस्ट करते रहे, और टेस्ट करने के बाद देखा कि ही इज राइट, ही हैड चैलेंज्ड द ओल्ड बेस ऑफ द साइंस, और नई साइंस का बेस उसने बना के सबके सामने पेश कर दिया, और आज की सारी साइंस उसी के ऊपर बेस कर रही है। सो डोंट, उस वक्त आपने बेसिकली बच्चों को अगर वो आपको कोई वाइल्ड आइडिया देते हैं ना, कोई ऐसा जो बड़ी अजीब सी बात होती है, उसको डिस्करेज मत करें, एनकरेज करें। अगर आपको खुद समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती कम से कम उसको सोचने तो दें। हमने उसको सिर्फ सोच को इग्नाइट करना है, नहीं सोचे और आसमान के ऊपर मैं कैसे जा सकूं, करने दो। कोई और नई से नई चीज करना सोचना चाहता है, सोचने दो और उसको एनकरेज करो। अच्छा पानी है कि नहीं उधर आसमान पे, ऐसा सवाल आपसे उल्टी कर देता है, मरीख पे पानी है, जुपिटर पे है, उधर है, उसे सोचने दो, करने दो। आपसे भी कोई उल्टा पुल्टा सवाल कर ले और रिलीजियस टीचर से भी कोई कर ले, प्लीज डू नॉट डिस्करेज हिम, लेट हिम थिंक, लेट हिम यूज हिज माइंड, ही इज अ क्रिएटिव माइंड। सो ये आप अपने अंदर भी पैदा करें, अपने बहन भाइयों के लिए भी करें, और आपके स्टूडेंट्स के लिए तो मैंडेटरी है। यू आर टीचर्स, आपके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को सोचने के तरीके या सोचने का अंदाज उनको बताते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज सोचें। अच्छी से मतलब है जो भी वो सोचना चाहते हैं वो सोचें, क्रिएटिविटी पैदा करें, यूनिक आइडियाज पैदा करें, यूनिक चीजें, अनोखी चीजें पैदा करें। जिस दिन वो ये
हो गया। और वो अमूमन आम लोग मैं ये लफ्ज़ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, आपस में हम कर रहे हैं कि वो आम लोग उनको पागल कहने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। लेकिन समझो वो ही असल में क्रिएटिव माइंड है। होने दें, वो टेस्ट कर रहा है, वो सबकी बतलाई चीजों के ऊपर बस वो नहीं चल रहा है। सो क्रिएटिविटी पैदा करवाएं अपनी अपनी सोच के साथ से, ओरिजिनल आइडियाज को एनकरेज करें, ओरिजिनल आइडियाज को एनकरेज करें। वो कितना भी आपको स्टूपिड लगे उसको स्टूपिड ना कहें, उसी के अंदर कोई खास चीज होगी, और अगर है भी कोई बात, राइट। सो आप लोगों ने अपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि अपने स्टूडेंट्स को कैसे करना है। स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी के इस के बाद अगला क्या था, इवेल्युएशन। ओके, ये आ गया पॉइंट आपका। अब उसको इवेल्युएट वो खुद भी करें, आप भी करें और दूसरा भी करें। मसलन उसने कहा कि ये मैंने ये पेन बनाया, इसमें इंक भी नहीं डालेंगे तो चलने लगेगा, ये उस वक्त थॉट उसने दिया। तो आप अब इसको इवेल्युएट करें कि क्या वाकई चल रहा है। जैसे किसी ने एक गाड़ी बनाई थी कि जो वो पानी के साथ चलेगी, पेट्रोल नहीं होगा। अब उसको इवेल्युएट करें, उसको देखें, चेक करें। इवेल्युएशन कैन बी फ्रॉम ऑल द एंगल्स, ही हिमसेल्फ, फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट आइडियाज, उसको इवेल्युएट करें क्या ये ठीक है, और उसी से उसकी वैल्यू एस्टेब्लिश होगी। सो मेकिंग द डिसीजंस एंड अप्लाइंग द व्यूज रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज। फिर उसकी वैल्यू पता चलेगी, उसके क्या ये वाकई ठीक है। और अगर कोई ऐसी उसने कर ली तो ये समझे कि वो तो उसने तो नाम अपना बनाया है, लेकिन अपने टीचर का बना दिया जिन्होंने उसको सोचने के लिए, वाइल्ड आइडियाज को सोचने के लिए, ओरिजिनल आइडियाज को सोचने के लिए एनकरेज किया था, उसको थिंकिंग के लिए उनको रास्ते दिए थे, उसको मजाक नहीं बनाया था, उसको कहा था हाँ गुड, शाबाश, ठीक है, गुड। वो कुछ भी लिख देता है एग्जाम में तो हम उसको बिल्कुल जीरो कर देते हैं। नहीं, अगर उसने अपने पास से लिखा है कोई अच्छी लेकिन लॉजिकल है, उसको एनकरेज करें, उसको एडमायर करें, उसको शाबाश दें। तो दैट विल बी योर गुड कंट्रीब्यूशन, not only for the students of this school or college, but for the whole generation, for the Pakistan. So अगर आप उनमें से किसी ने किसी बच्चे को भी उसको नई इनोवेशन सोचने, नई थिंकिंग, क्रिएटिविटी उस तरफ लगा दिया, you have done a great job. उसको मैं समराइज कर देता हूँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एप्लीकेशन, ये आप को मैं पेज में प्रिंट आउट भी दे दूंगा। Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating, ये वही है, उसकी एक evaluation सी है। और इसका मुझसे लेना चाहें तो आप पेज ले सकते हैं। So with that I come to the end of today's this session। और I know मैंने आपका टाइम ज़्यादा तो नहीं ले लिया, 7 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन दैट इज बेसिकली सब्जेक्ट है। कोई आपका